नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में, और जहां बातें होती हैं हमारी और आपके बीच झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं कुछ ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और जिसका हल तो बहुत कठिन है, और ऐसे सवाल जिसमें वक्त कम लगता है, जवाब हमें जितना कम समय में देना हो तो कैसे दिया जा सकता है, ऐसे तरीकों को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। ऐसे कुछ सवाल, तो आइए चलते हैं सवालों की ओर और देखते हैं कि कैसे कम समय में हम सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। तो हमारा सवालों का सिलसिला शुरू होता है। हमारा पहला सवाल है, विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विधिक का मतलब विधि यानी कानूनी तौर पर की बात है, इसलिए इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कानूनी, और सही ऑप्शन हमारा होगा नंबर 2। अगला सवाल होगा, अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर सही जवाब होगा हमारा धूमकेतु। अग्नि शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये 3 अग्नि शब्द के पर्यायवाची हैं, इसलिए सही जवाब हमारा धूमकेतु होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। तो वाक्य भेद बताना है हमें। तो दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, तो ये कौन सा वाक्य है? तो इसमें हम देखेंगे कि दोस्त तुम्हारा है, इसका मुझे विश्वास है, और इसमें और एक चिन्ह लगा हुआ है जो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करता है, मिलाने का नहीं। तो ये जोड़ने का है, इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। सही ऑप्शन हमारा 3 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। जो आदमी जो आदमी समझदार है वह अपने भविष्य का ध्यान रखता है। यहाँ वाक्यों को मिलाया गया है, जोड़ा नहीं गया है। जो आदमी समझदार है वह अपने भविष्य का निर्माण करता है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। हमारा सही जवाब होगा मिश्र वाक्य, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है नंबर 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? जैसे हम देख रहे हैं कि सभी में कुछ बर्तनियों के अशुद्धियाँ दिखाई गई हैं, लेकिन इसमें एक वाक्य है कि हम लोग उत्तर लिखते हैं। हम लोग उत्तर लिखते हैं, ये हमारा सही बर्तनी को दर्शा रहा है, यानी ये वाक्य बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए नंबर 3 सही होगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह को पहचान कर बताइए कि उसके स्थान पर कौन सा विभक्ति चिन्ह सही होगा। विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? तो विभक्ति चिन्ह कहा जाता है कारकों के चिन्हों को, यानी कारक के जो चिन्ह हैं वो विभक्ति कहलाते हैं। तो अच्छी सेहत को प्रतिदिन योग करना चाहिए, तो अच्छी सेहत को ये अशुद्ध चिन्ह है, इसके जगह पर हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? को के जगह पर हमें क्या रखना चाहिए? तो अच्छी सेहत के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए, ये सही होगा, यानी नंबर 3 हमारा सही विकल्प होता है के लिए। मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्ता मोहन है, सरल वाक्य है, इसलिए कर्तृवाच्य होगा, नंबर 1। अगला सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्यालय, विद्या और आलय ये दोनों को अलग कर दें तो विद्या जोड़ आलय बनता है, यानी विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, इसलिए नंबर 1 हमारा सही होगा। अगला सवाल है, जब उपमान और उपमेय में भिन्नता अभिन्नता का या अभेद दिखाया जाए तब वह कौन सा अलंकार कहलाता है? यानी जब उपमा और उपमेय ये दोनों में समानता दिखा दी जाए, बराबरी दिखा दी जाए, तो कौन सा अलंकार होता है? यानी वो एक दूसरे के रूप में है, इसलिए वो रूपक अलंकार कहलाएगा, नंबर 3। अगला सवाल है, कौन सा शब्द का पुल्लिंग है? यानी इसमें हमें कौन सा शब्द पुल्लिंग को दर्शाता है ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा आता है, इसलिए सही जवाब हमारा है बुढ़ापा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अनुवाद में उपसर्ग हमारा वाद और अनु को अलग कर देना है।
तो अनु शब्द जो है हमारा वो ये अनु शब्द है वो बुढ़ापा है, क्षमा चाहूँगा उपसर्ग है, इसलिए नंबर 4 सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन रूप को सबसे अच्छा विकल्प बताता है। यानी किताब का विकल्प हमें बहुवचन विकल्प को छांटना है। किताब का उचित बहुवचन क्या होगा? तो किताब का उचित बहुवचन किताबें होता है, क्योंकि आकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उसमें एक के साथ अनुस्वार लगाते हैं, इसलिए किताब का किताबें होगा। सही जवाब है 1। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ बताता हो। चूड़ियाँ पहनना, चूड़ियाँ पहनना मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? इसको कब बोला जाता है? जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को छिपाकर भाग जाता है, यानी वो कायरता को दिखाता है। तो इसका सही जवाब होगा कायरता दिखाना, नंबर 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। यानी तूती बोलना, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो तूती बोलना वो कहलाता है जिसका प्रभाव पूरे इलाके में दिखता है, यानी खूब प्रभाव होना, ज़्यादा प्रभाव जिसका दबदबा हो उसे तूती बोलना कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 2। अगला सवाल है, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है छोटा रूप, विग्रह का होता है बड़ा रूप, यानी समास का अर्थ हम संक्षेप लिखेंगे, यानी नंबर 2 सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यानी हमारा लोकोक्ति है 1 अनार 100 बीमार, इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है कि वस्तु कम हो और चाहने वाले अधिक हों, उसी को हम 1 अनार 100 बीमार कह सकते हैं। तो वस्तु कम होती है और उसका डिमांड मांग अधिक होता है, इसलिए नंबर 3 सही होगा। अगला सवाल है, कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? यानी कान जो है वो हिंदी रूप है, उसका संस्कृत रूप क्या होगा? तो इसका सही संस्कृत रूप कर्ण होता है, यानी नंबर 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का मतलब हुआ जो हिंदी रूप में लिखा गया हो। तो अग्नि, अंधकार, अगम्य, आधा, तो ये 3 शब्द जो हैं अग्नि, अंधकार, अगम्य, ये संस्कृत रूप हैं, लेकिन आधा ये हिंदी रूप है, इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा नंबर 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जो भाववाचक का उदाहरण नहीं है उसे बताना है। घनिष्ठता ये भी भाववाचक है, पागलपन भाववाचक है, गंभीरता भाववाचक है, लेकिन बगीचा भाववाचक शब्द नहीं होता है, ये जातिवाचक होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा नंबर 3। अगला सवाल है, प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के कितने भेद हैं? हम सर्वनाम के बारे में पढ़े हैं, उसके भेदों के बारे में पढ़े हैं, तो हमें ये बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसलिए नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। अब यहाँ हमें सर्वनाम संबंधवाचक शब्द को बताना है जो एक दूसरे का संबंध बताता हो, यानी उसमें हमारा जो शब्द है ये वो व्यक्ति है जो ये ऐसा करता है, यानी जो इसका कार्य और उसके गुण या कीर्ति का संबंध उस व्यक्ति से जोड़ता है, इसलिए नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण वाक्य की पहचान कीजिए। परिमाण का अर्थ क्या होता है? परिमाण हम उसे कहते हैं जो किसी वस्तु की मात्रा, वजन, उसकी लंबाई को बताता है। तो 10 क्विंटल गेहूँ लेकर आओ, यानी कि 10 क्विंटल, यहाँ मात्रा दिया गया है कि 10 क्विंटल होना चाहिए, उसे हम तौल कर देख सकते हैं, इसलिए नंबर 1 परिमाणवाचक विशेषण है। अगला सवाल हमारा है कि मोहन बाजार से 4 किलो चावल लाया है में कौन सा विशेषण है? ये फिर से हमारे पास एक सवाल आया है कि मोहन बाजार से 4 किलो चावल लाया, यानी उसका वजन पता है हमें कि वो कितना वजन है, 4 किलो है, इसलिए कौन सा वाक्य होगा? तो निश्चित परिमाणवाचक, नंबर 3 ये सही होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब इसमें हमें भाववाच्य को दिखाना है कि कौन सा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भाववाच्य में हमें ये दिखाना होता है कि उससे ये कार्य हो पाएगा या ना हो पाएगा, तो वैसा वाक्य इसमें कौन सा है? यानी शीला से खाया नहीं जाता है, तो शीला से खाया नहीं जाता है, इसमें भावना उसकी दिखाई जा रही है कि अब उससे खाया आगे नहीं जाएगा, इसलिए हमारा 4 नंबर
सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में जो स्त्रीलिंग है, यानी इसमें 4 शब्द में जो स्त्री रूप को दर्शा रहा हो, यानी खतरानी है जो स्त्रीत्व को दर्शाता है, यानी सही जवाब हमारा हो जाएगा नंबर 3। अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष अक्ष को अलग कर देते तो उधर प्रत्यय बच जाता है, प्रत्यय नहीं बल्कि वो प्रति है, यानी कि ई प्लस अ बराबर यह होता है, इसलिए प्रति जोड़ अक्ष, यानी इसका उपसर्ग है प्रति, यानी नंबर 1। अगला सवाल है अष्टग्रह किस समास का उदाहरण है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि इसका पहला पद जो है अष्ट, वो एक संख्यावाचक शब्द है, यानी संख्यावाचक का मतलब है वो द्विगु समास में है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, इसलिए इसका सही जवाब नंबर 4। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी छात्रा का बहुवचन क्या होगा। छात्रा का बहुवचन यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके ऐसे शब्दों के अंत में ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, यानी छात्राएं, इसलिए सही विकल्प होगा 4। अगला सवाल है घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। घुड़दौड़ का अर्थ होता है घोड़ों का दौड़, यानी इस तरह के जो समास होते हैं वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब नंबर 3 होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यानी अपनी करनी पार उतरनी, इस विकल्प का सही अर्थ क्या होगा। तो अपनी करनी यानी अपने कर्मों से पार उतरनी, सफलता प्राप्त की, यानी स्वयं का परिश्रम ही काम आता है, जो खुद करोगे वही तुम्हारे काम आएगा, दूसरा कुछ नहीं, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा नंबर 4। अगला सवाल है कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पय बनमाल विराजती है में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार में देखेंगे कि इसमें क्या दिख रहा है हमें। तो कर कानन कुंडल यानी क का बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी ऐसा, और यहाँ पर वन माल विराजती यानी ब का और क का और र का, इस यानी 3 वर्णों का बार बार आवृत्ति हुई है, यानी ऐसे जो अलंकार होते हैं उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जिसमें एक ही अक्षर की बार बार उपयोग की जाए। तो इसका सही जवाब होगा अनुप्रास अलंकार, यानी नंबर 3 सही है। अगला सवाल है निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली है, यानी पूर्वी हिंदी सबसे पहले वाली बोली जो बोली जाने वाली है उसमें कौन सी बोली है इन चारों में। तो पूर्वी बोली में हमारा अवधी आता है, जिसे शुरू से बोला जा रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 1। अगला सवाल है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है, यानी पश्चिमी दिशा में बोली जाने वाली बोली भाषा क्या हो। तो उसका सही जवाब होगा कन्नौजी, यानी कन्नौज की बोली जो है वो पश्चिम दिशा की भाषा बोली जाती है, इसलिए सही जवाब होगा नंबर 4। अगला सवाल है निम्न में से किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। रस हमने व्याकरण में पढ़ा है, रस के बारे में, रस कई प्रकार के हैं, और रस के बारे में तो यहाँ सवाल पूछा जाता है किस रस का भाव निर्वेद है, यानी जिसमें कोई वाद नहीं है, विवाद नहीं है। तो ऐसा रस होता है शांत रस, जो शांत रहेगा उसके साथ वाद विवाद नहीं होता, इसलिए सही विकल्प हमारा होगा 2। अगला सवाल है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का यानी इसमें वीरता होती है, उत्साह होता है, उमंग होता है, इसलिए इसका भाव हो जाएगा उत्साह, सही जवाब 4 होगा। अगला सवाल है कि घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो घृणा का उल्टा, हम जब किसी से घृणा मानते हैं तो उसका उल्टा क्या होता है, तो हम किसी से प्रेम करते हैं, यानी घृणा का उल्टा क्या होगा, प्रेम, यानी नंबर 3 सही होगा। अगला सवाल है कर्म का विलोम शब्द क्या होगा। तो कर्म में जब हम उसका निषेध करेंगे तो निह जोड़ कर्म होगा। अब निह यानी विसर्ग के बाद क आ रहा है, इसलिए विसर्ग जो है सो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, तो कर्म का विलोम निष्कर्म हो जाएगा, यानी नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल है कि क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। घोष व्यंजन हम किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में हमारा कंठ जो है वो वाइब्रेट करता है, जोर देता है, वैसे वर्णों को हम घोष वर्ण कहते हैं। तो इस तरह के क वर्ग में 3 वर्ण हैं, ग, घ, ङ, इसलिए इसका 4 नंबर विकल्प हमारा सही है।
अगला सवाल है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष यानी गले में वजन नहीं पड़ता, वाइब्रेट नहीं होता। महाप्राण यानी उसमें हवा भी की खपत अधिक होती है। तो ऐसा शब्द वर्ण हमारा क्या है? ख, जिसके उच्चारण में वाइब्रेशन नहीं है और हवा का खपत अधिक होता है, इसलिए नंबर 3 सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? अब यहाँ हमें फिर से वर्तनी को देखना है। यजमान, बाण, बाह्य, वनस्पति। यहाँ वनस्पति शब्द को वनस्पति होना चाहिए था, इसमें वर्तनी की त्रुटि है कि वो व की जगह ब लिखा गया है, यानी इसका नंबर 1 सही होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी हमें देखना है कि किसमें सही तरीके से लिखा गया, यानी गौरव जो गौरव होना चाहिए था, आगामी जो आगामी होना चाहिए था, बादाम जो बादाम होना चाहिए था, अभ्यर्थी एक यही शब्द है जो सही तरीके से लिखा गया है, अभ्यर्थी, यानी नंबर 4 सही विकल्प है। अगला सवाल है कि दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अभियान, अभियान का उपसर्ग क्या होगा? तो यान को अलग कर दिया जाए, अभी को अलग कर दिया जाए तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अभी, इसलिए सही विकल्प 2। अगला सवाल, चित्र में 3 मजदूर हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? अब कारक के चिन्ह इसमें ढूंढना है। तो चित्र में 3 मजदूर हैं, इसमें कारक चिन्ह है में, और में किसका कारक चिन्ह है? तो अधिकरण का। अधिकरण में, पे, पर, ये 3 चिन्ह उसके हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा अधिकरण कारक, सही विकल्प नंबर 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक की विभक्ति है? अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह है से, यानी इस अपादान कारक को प्रयोग किया जाता है तब जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करते हैं, यानी किसी चीज़ से जब किसी चीज़ को अलग किया जाता है तो वो अपादान कारक होता है। और यहाँ हम देखेंगे कि इसमें कौन सा वाक्य है जो किसी चीज़ से दूर हो रहा है, यानी बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी बिल्ली छत पर थी वहाँ से जुदा हो गई, इसलिए अपादान कारक बिल्ली छत से कूद पड़ी इसमें लागू होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा नंबर 3। अगला सवाल है कि काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? यानी काटना का दूसरा रूप क्या होता है? तो हम काटना का मतलब है कि हम लोग काट रहे हैं और हम लोग ना काट करके किसी दूसरे से कटवा रहे हैं, तो यानी काटना क्रिया वही होती है, रूप बदल जाता है, तो काटना का रूप होगा कटवाना, यानी नंबर 4। किसी धातु, क्षमा चाहूँगा, किसी वस्तु, प्राणी तथा भाव के नाम को व्याकरण में क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल है, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पवन, पवन। अब यहाँ पर व्यंजन वर्ण का नियम लागू होता है और पवन यानी व कब बन जाता है? तो जब ओ के साथ अ को जोड़ा जाता है तो व बन जाता है, यानी पो जोड़ अन बराबर पवन होगा, इसलिए सही जवाब हमारा 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, यानी जिसमें क्रिया की विशेषता दिखाई नहीं जा रही है, वैसा कौन सा शब्द है? तो ये मीठा, पहले, शायद, ये सब में क्रिया की विशेषता दिखाई जाती है, लेकिन पुस्तक में क्रिया की है ही नहीं, इसलिए उसकी विशेषता वहाँ नहीं दिखती है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा 1। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य में उचित प्रसर्ग का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब गरीबों, अब यहाँ पर खाली स्थान होगा कि वहाँ हम क्या भर सकते हैं? तो गरीबों सहानुभूति रखनी चाहिए, तो गरीबों के साथ हम क्या कर सकते हैं? तो गरीबों से सहानुभूति रखनी चाहिए, यानी हमें गरीबों से सहानुभूति रखनी चाहिए, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा से, सही विकल्प होगा 1। अगला सवाल है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द हम किसे कह सकते हैं? तो इसमें से सब चारों वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द समिति है, यानी समिति स्त्रीलिंग शब्द है और सही विकल्प होगा नंबर 4। एक सवाल जो हमारे तरफ से आप सभी दोस्तों के लिए है कि निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द का चयन कीजिए। सवाल को एक बार फिर से समझ लेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द का चयन कीजिए, यानी आपको इसमें यह बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कोई, कौन, यह, जो। अब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में
ये इसका जवाब लिखकर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता को हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप मुझे कितना फॉलो कर रहे हो। मैं जो आपके सामने इतनी सारे सवालों के जवाब जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसे कितना ग्रहण किया है। तो देखता हूँ कि आप हमारे दोस्तों के को ये देखना है हमें कि वो इस अपने कमेंट बॉक्स में इसका कौन सा जवाब लिखते हैं। तो फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और इस सवाल का सही जवाब टाइप कीजिए और हमें सेंड कर दीजिए। और इस तरह के बहुत सारे सवालों के लिए मैं आपके साथ हमेशा मौजूद हूँ आपके पास। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको बहुत सारे इस तरह के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिसकी कीमत मात्र 299 रुपये है, और उसके साथ आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर भी दिए जाते हैं। जहाँ ऐसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यहाँ इस चैनल पर हम लोग बातें करते हैं सिर्फ झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में। तो इसके लिए आने वाले वीडियो के लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।